डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पीजी एंट्रेंस सीरीज जो मैं इस साल शुरू कर रहा हूं उसका ये दूसरा वीडियो है जामिया एंट्रेंस टेस्ट के लिए एमए इन पॉलिटिकल साइंस। आज डिस्कस करेंगे 2016 के पेपर को, और जैसा आपको पता है कि एक सिंपल एनालिसिस नहीं होती है। इस हर क्वेश्चन के थ्रू हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट पीजी एंट्रेंस टेस्ट में और आगे क्या पूछे जा सकते हैं। इस टाइप की जो एनालिसिस है वो एक तरह से बहुत ही अच्छा तरीका है एग्जाम को प्रिपेयर करने का। आई होप कि आप इससे बेस्ट फायदा इसका लेंगे। ये जो क्वेश्चन का जो बैंक है जो मैंने देखा 100 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगेन जैसे डीयूईटी का कल मैंने किया था, परसों किया था, उसी टाइप के बहुत अच्छे कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में, हर पीजी एंट्रेंस टेस्ट में, इवन यूजीसी नेट के लिए भी कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन जामिया एंट्रेंस टेस्ट एमए इन पॉलिटिकल साइंस past year paper analysis with lots of additional information 2016 पेपर। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, सिलेबस को गौर से देखिए। मैं हमेशा कहता हूं सिलेबस से शुरुआत कीजिए। ऑफ कोर्स ये पिछले साल का है, लेकिन इस साल भी सिलेबस सेम है। इसमें पहला है कि जो आप बीए ऑनर्स में सीबीसीए सिलेबस पढ़ रहे हैं वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट करनी है, और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया जो कि यूजीसी नेट में भी है, अदर डीयूईटी में भी है, तो वो भी आपको पूछे जाएंगे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कम्प्रीहेंसिव एंड बहुत स्टैंडर्ड सिलेबस है इसका। जो एग्जाम गाइड जो मैंने 3 निकाले हैं वो 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट जो है, जो पिछले साल मैंने निकाला था, एग्जाम गाइड फॉर ईटी एंट्रेंस टेस्ट, वो फर्स्ट गाइड है 2021 में। इस साल जो है 2 गाइड मैंने निकाला है, एक आईआर गाइड है और थर्ड जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर है। आई होप कि इन तीनों से आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, पर्टिकुलरली जामिया, आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे यदि जैसा मैं सोचता हूं उस टाइप से यदि आप उसको यूज करते हैं। आप इसको डाउनलोड यहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने में मेल कीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसलिए गौर से सुनिए, एक नहीं 2-3 बार सुनिए, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूं उस पे गौर कीजिएगा। ये मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बयान करने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे गए हैं जो जामिया ने पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म। ये क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप पॉज करके आप गेस कीजिएगा, फिर आंसर देखिएगा। आपको पता है कि न्यू रियलिज्म, जिसको कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं, ये अनदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ न्यू रियलिज्म। स्ट्रक्चरल रियलिज्म के का मायने क्या होता है? आपको पता है क्लासिकल रियलिज्म जो मॉर्गनथॉउ ने दिया, उसमें ये कहना था कि ह्यूमन नेचर के जैसा ही नेशन स्टेट का नेचर होता है। वो बुली करना चाहता है, पावर एक्वायर करना चाहता है, जहां मौका मिले वहां दूसरे को वो डिफीट करना चाहता है, अपना एक्सपेंशन करना चाहता है। वो स्वार्थी नेचर होता है, लाइक दैट, इगोइस्टिक होता है। तो ह्यूमन नेचर के बेसिस पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब थ्योरी बनाई गई तो वो क्लासिकल रियलिज्म थी। स्ट्रक्चरल रियलिज्म या नियो रियलिज्म, जिसके जनक के केनिथ वॉल्ज हैं, इसका आंसर ये है। उन्होंने 1979 में बुक लिखा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमन नेचर के बेसिस पे नहीं, बट जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम का, जिसमें कि इतनी वेरिएबिलिटी है पावर एंड कैपेबिलिटी में स्टेट की, और कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एनार्किकल स्ट्रक्चर है, वैसे में जो होना है वही रियलिटी है, वही होता है। क्योंकि कोई यदि कंट्रोल करने वाला नहीं है, और कोई स्टेट बहुत वीक है, कोई स्टेट बहुत स्ट्रांग है, तो फिर जिस टाइप का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वैसा होगा कि रसिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर देगा, यूक्रेन बेचारा हाई हाई करता रहेगा। तो ये रियलिज्म यदि इस बेसिस पे जब उन्होंने स्ट्रक्चर के बेसिस बनाया, जो ग्लोबल स्टेट सिस्टम और एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो उसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहा गया, केनिथ वॉल्श। सेंट्रल फीचर ऑफ इमैनुअल वॉलस्टीन वर्क इज, तो इमैनुअल वॉलस्टीन का नाम आते ही आपको वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी याद आना चाहिए। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, 1974 में। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या कहता है कि वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो वर्ल्ड सिस्टम है, वो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का एक प्रतिरूप है, जिसमें कि कुछ थोड़े से नेशन जो है वो कोर नेशन है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, लाइक अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप,
और फिर बहुत वास्ट जो है वो पेरिफेरल स्टेट है, पेरिफेरल, जैसे कि इंडिया, ब्राजील, इन सारे जो डेवलपिंग नेशन है वो। बीच में सेमी पेरिफेरल स्टेट भी कहते हैं, जैसे कि रसिया एंड अदर, जो कि थोड़े बहुत मतलब पहले कोर थे लेकिन अब जो है वो पेरिफेरल की तरफ हो गए हैं। तो ये जो कोर, सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल स्टेट है, उस तरीके से वो देखते हैं वॉलस्टीन वर्ल्ड के सिस्टम को, और ये कहते हैं कि कोर नेशन जो है वो अपने फायदे के लिए पेरिफेरल नेशन में डेवलपमेंट का ढोंग रचता है एक तरह से। जो इसकी डेवलपमेंट है पेरिफेरल नेशन की, वो कोर पे डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा बहुत चीजें और हैं, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं वो आपको जानना चाहिए। द नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ चाइना इज नोन एज, ये क्वेश्चन जो है गलत ढंग से फ्रेम हुआ है, इसमें कोई भी सही नहीं है। एक्चुअली उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यहाँ नेशनल छूट गया है तो पीपुल्स असेंबली लिखा हुआ है, आई डोंट नो, तो इसका आंसर तो बी होगा, लेकिन ये गलत है। तो आपको जानना चाहिए कि वहां पे जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। In which of the following countries did women get the right to vote only in 1971? ये बहुत ही आयरनिकल है, इसलिए क्योंकि इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड इतना ब्यूटीफुल और इतना डेमोक्रेटिक, इनफैक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां फॉलो होती है, क्यों वहां पे इतना लेट दिया गया उस पर आप और पढ़ सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ 1971 में। इससे जुड़ा हुआ ये भी जानिए कि 1893 में ही सबसे पहले न्यूजीलैंड में वुमेन को वोटिंग राइट दे दिया गया। ये भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एक्लेम्ड एनालिस्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है डुवर्जर लॉ। यदि यहाँ पे सार्टोरी होता, जियोवनी सार्टरी, तब आप कंफ्यूज हो सकते थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी पे काफी रिसर्च किया है, लेकिन यहाँ तो डुवर्जर के अलावा और कोई है नहीं। आपको पता है लास्की के बारे में, आपको शायद पता है, ये लेफ्ट ओरिएंटेड ब्रिटिश थिंकर थे। लास्की जो कि लेबर पार्टी के लीडर भी थे, एक लिबरल लेफ्ट ओरिएंटेड पर्सन, प्लूरलिस्ट भी। और जेम ब्राइस जो है, इनको जानिए, ये इस बुक के लिए जाने जाते हैं, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, 1888 में। ये लॉ और मतलब एक तरह के हिस्टोरियन थे इंटरनेशनल लॉ पे, एक बहुत बड़े ही विशेषज्ञ। लिपमैन भी काफी इंपॉर्टेंट है कई तरीके से। लिपमैन ने जो है एक बुक लिखी थी पब्लिक ओपिनियन, वो इतनी फेमस ये बुक हुई, उसमें उन्होंने एक वर्ड क्वाइन किया था, स्टीरियोटाइप, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे वुमेन को कैसे स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, ब्लैक को कैसे स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में बहुत यूज होता है, ये वॉल्टर लिपमैन का ही दिया हुआ है, ये सब याद रखना चाहिए आपको। कार्ल मार्क्स, तो इसका आंसर हो गया डुवर्जर। डुवर्जर के बारे में एक बात जरूर जानिए, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, डुवर्जर लॉ। डुवर्जर लॉ क्या है कि यदि एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम होगा तो अल्टीमेटली टू पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे बंगाल में हुआ, अभी यूपी में हुआ, थर्ड पार्टी गायब हो जाएगी, क्योंकि जो वोटर हैं वो स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं, वो कई बार हराने के लिए भी वोट करते हैं ऐसे पार्टी को जो लड़ सके दूसरे से। इसलिए सारा का सारा अपोजिशन वोट देखिए बीजेपी के अगेंस्ट में वो समाजवादी पार्टी को गया, और कांग्रेस और बीएसपी जो है बिल्कुल गायब हो गई डुवर्जर लॉ के अनुसार। इसके अलावा वो कहते हैं इसका उल्टा होता है, यदि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम रखो, पीआर सिस्टम एज ए इलेक्टोरल मेथड, तो वो बदल जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम में। मॉरिस डुवर्जर। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल को ऑथर, देखिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने मिलकर काफी बुक लिखी है, लेकिन अलग अलग भी लिखी है, जैसे कि दास कैपिटल, ग्रंड्रेस और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये मार्क्स ने अकेले लिखी है। लेकिन जर्मन आइडियोलॉजी जो 1845 में पब्लिश हुई थी या लिखी गई थी, ये दोनों ने मिलकर लिखा है। जर्मन आइडियोलॉजी के बारे में एक बात और जानिए, मैंने कई जगह बताया है कि अकॉर्डिंग टू लुई अल्थर, जर्मन आइडियोलॉजी वो बुक है जो एक डिवाइडिंग लाइन खींचती है यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स के बीच में। यंग मार्क्स उसको कहते हैं जो बहुत हेगल से बहुत प्रभावित थे, और एलिनिएशन उनका मेन जो है वो थ्योरी था। मैच्योर मार्क्स जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के एनालिसिस और उसके जो दुष्प्रभाव हैं उस पर ज्यादा वो रिसर्च करते हैं, और जर्मन आइडियोलॉजी ही वो बुक है जो डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इस पे क्वेश्चन के नंबर में मजा आई क्योंकि कॉपी पेस्ट में इधर उधर हो गया है, लेकिन नंबर लिखे हुए हैं। द प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय पार्टी इन पावर टू रिवॉर्ड इट्स मेंबर एंड सपोर्टर, मतलब ये हिंदी में बताते जाऊंगा, मतलब कि वो सिस्टम जिसमें जो पार्टी सत्ता में आती है वो अपने समर्थक जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसको अच्छे पोस्ट देती है, या जो सपोर्टर होते हैं उसको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? उस सिस्टम को, यस आपने सही पहचाना, स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, या इसको जो है एक तरह से
पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी भी आप कह सकते हैं, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। तो स्पॉयल सिस्टम क्या है कि जैसे मान लीजिए बीजेपी सत्ता में आई तो जो बीजेपी के समर्थक बिजनेसमैन हैं उनको काम मिल जाए, जो ब्यूरोक्रेट बीजेपी के आइडियोलॉजी समर्थक हैं उनको अच्छे पोस्ट मिल जाए, लाइक दैट। फिर कांग्रेस आए तो फिर उसके समर्थक मिल जाए, ये स्पॉयल सिस्टम है। स्पॉयल सिस्टम के बारे में ये जानिए आपकी, ये प्रेसिडेंट जैक्सन थे अमेरिका में उस समय में, ये 1880 के पहले की बात है, वहां पे स्पॉयल सिस्टम चलता था। बाद में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जैक्सन की हत्या कर दी गई एक व्यक्ति के द्वारा जिसने की आवाज उठाई कि मुझे स्पॉयल सिस्टम के चलते मेरिटोरियस होते हुए भी मुझे वो जॉब नहीं मिला जो इसका मैं हकदार था, तो उसने प्रेसिडेंट जैक्सन की हत्या कर दी। इस पे पूरे कंट्री में स्तब्धता छा गई और एक कमेटी बैठी पेनल्टल, और उसने उसके बेसिस पे पेनल्टल सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एक्ट लाया गया 1883 में, और स्पॉयल सिस्टम को खत्म करके मेरिट सिस्टम लाया गया। ये सारी बातें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, एक्सेप्ट कि ये मर्डर वर्डर ये सब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पेनल्टल सिविल सर्विसेज एक्ट कब आया, स्पॉयल सिस्टम किसके प्रेसिडेंट के जमाने में था, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द स्पॉयल सिस्टम, तो उसका अदर नेम है पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। Who among the following describe democracy as the tyranny of the majority? इनफैक्ट यहाँ पे तो चलिए आंसर जो है डी टॉकवेल है। डी टॉकवेल की ये बुक तो कभी आप भूलिएगा मत, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, एलेक्स डी टॉकवेल। और ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक महान ग्रंथ मानी जाती है, और ये कई एस्पेक्ट में ये बहुत बड़ी किताब मानी जाती है। सिविल सोसाइटी के बारे में हो, चाहे डेमोक्रेसी का रूप के बारे में, उसमें वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम है कि ये टिरेनी ऑफ मेजोरिटी में बदल जाती है। मतलब जहां पे कि चूंकि ये मेजोरिटी वोट से चलती है, तो जो माइनॉरिटी होते हैं, जो परमानेंट माइनॉरिटी होते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर जगह ये होता है कि भाई इलेक्शन में हम जीत गए तब तो मेजोरिटी की बात चलेगी, तो माइनॉरिटी कहाँ जाएंगे। तो इसको टॉकवेल उठाते हैं। इसलिए माइनॉरिटी राइट जो है डेमोक्रेसी में सुरक्षित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट गारंटी दिए जाते हैं। ये बात जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपने वक्तव्य में कई बार कहा था, टिरेनी ऑफ मेजोरिटी। तो दोनों आप याद कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये तो ये गलत ढंग से क्वाइन किया है, इलीट थ्योरी कह लीजिए, नॉट ऑफ डेमोक्रेसी ओनली बट इलीट थ्योरी। तो आपको पता है रॉबर्ट माइकल ने जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया है, पैरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ इलीट, लाइन एंड फॉक्स एंड हिस्ट्री द ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट। ये सब मैं बोल रहा हूँ, आपको याद आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मॉस्का ने जो है रूलिंग क्लास का कॉन्सेप्ट दिया। ये तीनों जो है इलीट थ्योरिस्ट हैं। सीबी मैकफर्सन जो कि मार्क्सिस्ट विचारधारा के हैं कनाडा के, ये नहीं है इस इलीट थ्योरी के किसी तरह से प्रोपोनेंट। इन्होंने जो है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। सो यहाँ पे यही ऑड वन आउट है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा पेयर सही मैच नहीं है 11 नंबर में। तो ये तो सही है, कार्ल मार्क्स ने लिखा द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लिखा, स्टालिन ने ये नहीं लिखा इसीलिए, और ये किसने लिखा था, ये मार्क्स ने लिखा था। एंगल ने जो है, फ्रेडरिक एंगल जो मार्क्स के दोस्त थे, उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी, हमने डीयूटी में भी देखा था, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इसको याद कर लीजिए। स्टालिन की जो 2 डॉक्ट्रिन है जरूर याद कीजिए, कितनी ही एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने लेनिनिज्म का मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट लाया। लेनिनिज्म मतलब लेनिन के थॉट पे जो आइडियोलॉजी चलेगी। दूसरा, उन्होंने सोशलिज्म इन सिंगल कंट्री का भी कॉन्सेप्ट दिया, डॉक्ट्राइन कह लीजिए। मतलब उनका कहना था कि हम पहले फोकस करेंगे यूएसएसआर में, पहले कम्युनिज्म ठीक से स्टैब्लिश हो जाए या सोशलिज्म, तब हम जो है दूसरे कंट्री में सोशलिज्म को फैलाने की बात करेंगे। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी एडवोकेट ऑफ लिबर्टेरियनिज्म इज, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, रॉबर्ट नॉजिक। रॉल तो हो नहीं सकते हैं, आपको पता है ये पॉजिटिव लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म के समर्थक हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वेलफेयर स्टेट में को सपोर्ट करती है। हैबरमास, आपको पता है जुर्गन हैबरमास एक तरह के क्रिटिकल थिंकर है, कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी इनका है। डॉर्किन जो है वो इक्वलिटी पे उन्होंने लिखा है, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, याद कीजिए डॉर्किन का। तो नॉजिक है, रॉबर्ट नॉजिक ने जो ये बुक लिखा है, इसको आप भूल नहीं सकते। मैं हर ऑथर का वो बुक यहाँ पे दे रहा हूँ जिसको आप बिना याद किए एग्जाम में नहीं जा सकते, इस तरह के एग्जाम में। इनका बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में। एक तरह का जवाब था रॉल का 1971 की जो बुक थी थ्योरी ऑफ जस्टिस का, रॉबर्ट नॉजिक। लिबर्टेरियन, लिबर्टेरियन क्या था, मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। मतलब स्टेट एकदम नाइट वॉचमैन स्टेट होगा, इंडिविजुअलिज्म सुपर होगा, स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी, कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात नहीं करेगी, स्टेट मिनिमलिस्ट स्टेट होगा, और सबको फ्रीडम होगा कि अपना जिस तरह से अपना लाइफ जिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस टाइप का जो थॉट है, और फ्री मार्केट इकोनॉमी।
मार्केट को आगे लाओ, स्टेट को पीछे लाओ। लिबर्टेरियनिज्म, जिसको कि आप नियो लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, जो अभी पूरे दुनिया में छाया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि इसमें से क्लासिकल लिबरलिज्म जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट इसमें हैं। तो स्टेट विच इज मेयरली ए वॉचमैन, सही है। इंडिविजुअलिज्म है। वेलफेयरिज्म नहीं है, तो इसलिए ये तो कट जाएगा। और फ्री मार्केट इकोनॉमी तो होगी। तो 1 2 4 यहाँ पे है, गौर कीजिएगा। आसान है, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड ट्रायम्फ मतलब विजय ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द एंड ऑफ हिस्ट्री। ये मैंने परसों भी आपको बताया था, और इसके बगैर तो कोई भी मेरा पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस पूरा होता नहीं है। और ये हैं फ्रांसिस फुकुयामा, आप अभी भी इनको सुन सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने कई इनके सुने हैं अभी हाल में। इन्होंने बुक लिखा 1992 में, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसमें इनका कहना था कि जो आइडियोलॉजिकल जो प्रोग्रेशन है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, उसका अंत हो गया है कम्युनिज्म के पतन के साथ ही। पहले फासिज्म खत्म हुआ, अब कम्युनिज्म सोशलिज्म खत्म हो गई कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी कपल्ड विथ, मतलब साथ में फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ये ह्यूमन अरेंजमेंट के लिए यही आइडियोलॉजी बच गई है। दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यही उनका कहना था, जो कि गलत साबित हुआ। इन इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाज फर्स्ट एडवोकेटेड। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण, अब तक यदि आप मेरे सारे पीआईक्यू को देखेंगे एनालिसिस को, तो आपको ये सब याद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बंच ऑफ क्वेश्चन है जामिया की, बहुत ही ब्यूटीफुल सेट ऑफ क्वेश्चन है। आपको डेफिनेटली इस बार के देखिएगा कितने ही पीजीईटी में ये क्वेश्चन बिखरे हुए मिलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिसेंटली रिवाइव अंडर न्यू फॉर्म। ये तो परसों भी सेम क्वेश्चन था, डीयूईटी और जामिया में कॉमन क्वेश्चन। रॉल ने 20th सेंचुरी में 1971 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडिशन है उसको फिर से रिवाइव किया, नॉर्मेटिविज्म को रिवाइव किया। जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी होती है, उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा। तो ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड का जिक्र आ रहा है, लॉजिक तो आपको मैंने बता दिया, जो कि हिस्टोरिकल जो अप्रोच होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसको अपनाया था उन्होंने। आना आर्डेंट जो है, इसको आप भूल नहीं सकते, इन्होंने टोटलिटेरियनिज्म पे काफी वर्क किया था। ये ज्यूज थी जो भाग के अमेरिका आई थी। द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरली सीक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्राइमरली क्या बताता है कि ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसा हुआ है। और ये इसलिए बहुत अच्छा है कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं किया गया है। कई सारे डीयूईटी में खास करके लिख दिया कि प्राइमरली वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को बताती है, और उसको ऑफिशियल आंसर कहीं पे सही कर दिया गया। अब सारे सेटर ने बिना देखे हुए उसी को कॉपी पेस्ट किया, और मेरे स्टूडेंट इतना कंफ्यूज होते पिछले बार कि सर ऑफिशियल आंसर तो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, आप कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट। मैं हमेशा कहूंगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्राइमरीली जो वो एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ द स्टेट को, मत कंफ्यूज कीजिएगा। Who among the following propagated the idea of cultural revolution under socialism? इसको अभी छोड़ दीजिए, ये मैंने आगे इसको फिर कॉपी पेस्ट किया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, who among the following propagated the idea of cultural revolution under socialism? तो ये तो किया था माओ जेदांग ने या माओ त्से-तुंग ने, लेकिन यहाँ इससे थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए, इन्होंने बहुत सारे और मास मूवमेंट लेड किए थे। देखिए, माओ जेदांग जो है वो कम्युनिस्ट चाइना के संस्थापक थे। 1 अक्टूबर 1949 को नया चाइना बना, कम्युनिस्ट चाइना। और ताइवान जो है वो अलग, मतलब एक आइलैंड में जो है पुरानी जो सरकार थी वहां भाग करके चली गई। 1970 को 73 तक जो है ताइवान को ही चाइना माना गया, यूएसए और यूएन में भी। बाद में जो है ताइवान को हटा दिया गया, मेन लैंड चाइना को ले आया गया। तो माओ जेदांग ने जो है सबसे पहले 56-57 में 100 फ्लावर्स ब्लूजम कैंपेन किया था। फिर 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड करके कैंपेन किया, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के लिए था। और 10 साल के लिए द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन किया, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे। एक तरह का कल्चरल पर्जिंग था, मतलब जो उस थॉट को, जो कम्युनिस्ट थॉट को नहीं बिलोंग करते हैं, उनको पर्ज कर दो, हटा दो। बहुत उससे ट्रबल भी हुई थी, बहुत ट्रॉमा भी हुआ था इस कंट्री में। तो ये सब याद कर लीजिए, सब पूछा जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब ये 4 इवेंट हैं, इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो है हिंदू कोड बिल तो 1956 में ही पास हो गया, तो इससे पहले इसमें से कोई नहीं हुआ था। तो 4 से शुरू होगा, तो आपने 50-50 गेम खेल लिया। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, आपको पता है 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था, ये सेकंड नंबर पे होगा, क्योंकि ये 1974 में हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा,
ये जो पोखरण में जो पहला विस्फोट हुआ था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और सेकंड का प्रोजेक्ट शक्ति 1998 में पोखरण 2 हुआ था वाजपेयी जी के टाइम में। गोवा को स्टेटहुड जो है मिला था 1987 में। गोवा के साथ ही जो है 1987 में मिजोरम भी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तो नहीं, अरुणाचल प्रदेश एंड 3 स्टेट को मिला था, आप चेक कर लीजिएगा, शायद मिजोरम। तो स्टेटहुड टू गोवा 1987 में मिला था। तो आप इसको आप अरेंज कर सकते हैं, 4 के बाद 1 होगा, तो ये है सही। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग, इसमें से किसने जो है ये एक्सप्रेशन दिया था फोर्स टू बी फ्री, मतलब आपको जबरदस्ती फ्री कराया जा सकता है, ये थॉट किस थिंकर ने दिया था? तो आप, यदि आप मेरे रूसो के आपने वीडियो को देखा है, आपको पता होगा कि वहां पे जनरल विल जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें ये था कि जनरल विल जो है वो सबके भलाई के लिए है, और वो उसमें सब अपने हायर सेल्फ से जब सिटीजन सोचते हैं या पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर, तब जो है जनरल विल के बेसिस पे जो है लॉ या कानून या जो भी बनता है उसको मानने से लोग फ्री होते हैं। यदि कोई बाद में ना माने उसको, तो उसको जबरदस्ती जनरल विल के बेसिस पे बने हुए कानून को यदि मनाया जाएगा तो वो फ्री होगा, इसलिए फोर्स टू बी फ्री। वैसे इसको कई लोगों ने कहा, जैसे इसे आप बर्लिन जैसे लोग, कि ये टोटलिटेरियनिज्म का सीड छिपा हुआ है इस बयान में, इसलिए रूसो को, जैसे कार्ल पॉपर ने भी कहा कि ये सब दुश्मन है ओपन सोसाइटी के। बेंथम वॉज ए सपोर्टर ऑफ द थ्योरी ऑफ, आपको यहाँ पे एक बात जानना चाहिए जो कि डीयूटी में पूछा गया, कि बेंथम का ये कथन कि नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस बिल्ट अपॉन स्टिल्ट्स, मतलब कि नेचुरल राइट बकवास है, बेंथम का कहना था। बेंथम कौन थे? जेरेमी बेंथम, इंग्लैंड के यूटिलिटेरियनिज्म के फादर, जो बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल भी इनके रास्ते पे चल, लेकिन उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा एक ह्यूमेन टच भी दिया। तो उनका ये कहना था कि राइट्स जो हैं वो वही हैं जो लीगल हैं, जो स्टेट आपको देता है कानून बना के, बस वही राइट है। ये कहना कि भगवान या नेचर द्वारा दिया गया है सब बकवास है। तो लीगल राइट के समर्थक थे। जॉन रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड ऑन, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, आप इसे सीधा रख लीजिए, डिफरेंस प्रिंसिपल। जॉन रॉल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसको जस्टिस एज फेयरनेस बोलते हैं, फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, प्राइमरी सोशल गुड। क्या है प्राइमरी सोशल गुड? प्राइमरी सोशल गुड है इनकम, वेल्थ, रिवॉर्ड, पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड लाइक दैट। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंस प्रिंसिपल पे होना चाहिए। डिफरेंस प्रिंसिपल मतलब क्या है कि ये इस तरह से होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कि सबसे ज्यादा फायदा उसको हो जो सबसे गरीब है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू द लीस्ट, greatest benefit to the least advantaged group of people. Difference principle. Which one of the following is an NGO campaigning for human rights? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको पता है, लेकिन ये दोनों में आप कंफ्यूज करेंगे, इन दोनों को जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूडीआर जो दोनों इंडिया में बेस्ड है, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट दिल्ली बेस्ड है, ये ह्यूमन राइट के लिए काम करती है। और पीयूसीएल तो उससे भी इंपॉर्टेंट है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्टैब्लिशमेंट मतलब फाउंड सेटअप किया था, इसको समझ सकते हैं, जेपी शॉर्ट में कहते हैं, जयप्रकाश नारायण, वही जिन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की वकालत की सबसे पहले। तो पीयूडीआर, पीयूसीएल एंड एमनेस्टी सभी जो हैं ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आप एक बार फिर से इस टिप्स को दिमाग में लाइए कि जहां भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो, बहुत ज्यादा चांस है कि वही सही होगा। Who among the following was considered to be a forerunner of backward class movement? अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अंबेडकर भी बैकवर्ड क्लास के लिए काफी काम किए, फूले ने भी काफी काम किया, और लोहिया तो बैकवर्ड क्लास के चैंपियन ही माने गए, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो बी है, और मेरे हिसाब से सही भी है। फूले जो है उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, और ये भी आप याद कर लीजिए, एसएनडीपी भी पूछा जाता है, श्री नारायण गुरु केरला में उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए काफी काम किया था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। रामास्वामी नायकर जिनको पेरियार कहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ में। जस्टिस पार्टी की इन्होंने स्टैब्लिशमेंट की थी, बाद में डीके द्रविड़ खसगम जो बाद में डीएमके और एआईडीएमके बनी, उन सब के संस्थापक रामास्वामी नायकर या पेरियार थे। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए सिविल राइट? अब यहाँ पे 3 जनरेशन ऑफ राइट को याद कीजिए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जैसे सिविल राइट क्या है? जितने भी जो आपको जीवन जीने को चाहिए, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ एक्वायर प्रॉपर्टी एंड लाइक दैट। तो ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका सही आंसर हो गया। ये पॉलिटिकल राइट हैं जो भी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। ये सब सेकंड जनरेशन राइट है, जिसको कि इकोनॉमिक राइट्स बोलते हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का राइट, सेम पे
फॉर सेम वर्क, इसकी राइट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डेवलपमेंट। एंड जो थर्ड जनरेशन राइट है उसमें आता है ग्रुप एंड कल्चरल राइट्स। Who among the following express the view that if justice is taken away, the state become a band of robbers? स्टेट कुछ भी नहीं, यदि न्याय नहीं है तो स्टेट जो है वो डकैतों का जो है वो ग्रुप है। तो ऐसा एक्सट्रीम कहने वाले, ये इतना फेमस है ये स्टेटमेंट कि आपको ये आसान क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए। सेंट अगस्टाइन ने कहा था 5th सेंचुरी एडी में। सेंट अगस्टाइन, जिसको कि अगस्टाइन ऑफ हिप्पो भी कहा जाता है, वो एक तरह से क्रिश्चियनिटी के फाउंडिंग फादर्स रहे। क्रिश्चियनिटी जिन आदर्शों पे बनी है उसमें से वन ऑफ द पिलर जो है सेंट अगस्टाइन है। और उन्होंने एक बुक लिखा था 426 एडी में, द सिटी ऑफ गॉड। बेसिकली उस बुक में उन्होंने ये कहा था कि दो मतलब कि दुनिया है, एक सिटी ऑफ गॉड है, एक सिटी ऑफ मैन है। सिटी ऑफ गॉड में जो है सभी परोपकारी हैं, सभी टॉलरेंट हैं, सभी जो हैं वो अल्ट्रुइस्ट हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, सौहार्द से रहते हैं, मारकाट नहीं मचाते हैं, एक अच्छा आदर्श जीवन जीते हैं। और सिटी ऑफ मैन में जो है सब एक दूसरे के कम्पिटिटिव हैं, ईगोइस्ट हैं, एक दूसरे को दबाना चाहते हैं और बहुत ही अनएथिकल लाइफ लीड करते हैं। उनका कहना था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि वो सिटी ऑफ गॉड कोई आसमान हेवन में है, दोनों ही पृथ्वी पे ही है। आप सिटी ऑफ गॉड में भी रह सकते हैं गॉडली बिहेवियर करके, और सिटी ऑफ मैन में भी रह सकते हैं सिटी ऑफ गॉड। द साइंटिफिक मेथड डज नॉट एम्फेसाइज ऑन। अब देखिए साइंटिफिक मेथड के बारे में यदि आप जानेंगे, जिसको कि मॉडर्न मेथड कह लीजिए, जिसको कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहते हैं, उसमें इंपेरिसिज्म आएगा, उसमें टेस्टेबल हाइपोथेसिस आएगी, फैक्ट्स पे जोर होगा, ऑब्जर्वेशन पे जोर होगा, ऑब्जेक्टिविटी पे जोर होगा, लेकिन वैल्यू से उसका दूर दूर का नाता नहीं होगा। फैक्ट वैल्यू सेपरेशन होगा और फैक्ट पे ज्यादा ये होगा। यही तो है साइंटिफिक मेथड। तो वैल्यू आ जाएगी तो नॉर्मेटिव मेथड हो जाएगा या फिलोसॉफिकल मेथड हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन। आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के तहत कंस्टिट्यूट होती है। तो यहाँ तो आप ऐसे ही अटक जाएंगे, यहाँ 180 है, इसका मतलब ये गलत है, यही सही ऑप्शन है, इसका मतलब ये तीनों सही है। आप इसको पढ़ लीजिए, अब मैं आपको छोड़ रहा हूँ जल्दी से आगे बढ़ने के लिए। ये तीनों सही है और बहुत सारी चीज सही है। ये भी जान लीजिए कि अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन का दौर है, उसका जो टेनियर है वो 21-22 से लेकर के और 25-26 तक जो है इसकी रिकमेंडेशन चलेगी। 5 साल इसके चेयरपर्सन हैं मिस्टर NK सिंह, जो एक्स ब्यूरोक्रेट हैं। फाइनेंस कमीशन होता क्या है, मतलब आपको पता है कि अधिकतर ये फेडरल फिस्कल डिवोल्यूशन है, मतलब कि जो फेडरलिज्म पैसे में, क्योंकि अधिक टैक्स जो है वो सेंटर वसूलती है, लेकिन उसका एक जो हिस्सा है वो स्टेट को जाना चाहिए, तो वो उसका बंटवारा करने के लिए फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आती है। For which one of the following has a provision not been explicitly stated in the Constitution of India? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि Constitution of India में नहीं लिखा हुआ है कोई आर्टिकल में? इंटर स्टेट काउंसिल है 263 आर्टिकल में लिखा हुआ है, फाइनेंस कमीशन अभी हम लोगों ने देखा 280 में, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 110 और शायद 199 कई आर्टिकल में लिखी हुई है, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो नेहरू जी ने बनाया था प्लानिंग कमीशन के साथ में। Which one of the following is the correct association? अब ये इसमें से चलिए सीधा बता देते हैं, ये सब सही नहीं है। इंदिरा स्वानी केस जो है वो क्रीमी लेयर के बारे में था, जो बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन दिया गया था बैकवर्ड कास्ट को, उसमें क्रीमी लेयर के बारे में था। मिनर्वा मिल केस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बिल्कुल और क्लियर किया था 1980 में। मेनका गांधी केस सही है, ये जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है, ये था सही और ये भी जो है, तो एक सही है, तो बस एक ही मिल गया आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सर्टेन मेथड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर प्रैक्टिस, मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस किया जाता है, और वो कंट्री मैंने पहले भी आपको कहा था स्विट्जरलैंड है, जहां सबसे बाद में वुमेन को 1971 में वोटिंग राइट दिया गया, क्वेश्चन में आपने देखा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन जो है आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम है उसमें इंक्लूडेड नहीं है? तो यदि आप यहाँ पे इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ आप अटक जाएंगे। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज को, ये आर्टिकल 19 से कोई नाता नहीं है। बाकी जो 6 राइट में से 3 राइट यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सही है, मतलब गलत है इसलिए सही है।
विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो है ये किस मामले से संबंधित केस है? आपको पता है विशाखा गाइडलाइन 2013 में आई थी। विशाखा गाइडलाइन जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें लागू की जाती है। ये इससे रिलेटेड है कि वर्क प्लेस पे औरतों, जो वुमेन वर्कर हैं, लेडीज वर्कर, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। उसमें सेक्सुअल हरासमेंट का दायरा बहुत बड़ा है। इवन यदि चार मेल एम्प्लॉय बैठ करके जोक कर रहे हैं जो कि पब्लिक में नहीं किया जाना चाहिए और वुमेन सुन रही हैं बैठ करके, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। विशाखा गाइडलाइन के अनुसार जो है हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने हैं कमिटी बनानी है जिसमें एक वुमेन मेंबर जरूर होना चाहिए, जहां इस तरह की शिकायतों का त्वरित जो है सुनवाई हो और निपटारा हो। हु अमंग द फॉलोइंग पोजिटेड द नोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट? ये तो आप यदि मेरे साथ बने हुए तो आपको पता होगा, मैंने कम से कम 20 बार कहा होगा। आंदर गुंदर फ्रैंक, जो वन ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट हैं। तो आंडर गुंडर फ्रैंक। अभी आपने देखा वॉलनस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, समीर अमीन जिन्होंने यूरोसेंट्रिसिज्म वर्ड को क्वाइन किया, इन्होंने अनइक्वल एक्सचेंज जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ग्लोबल है उसकी भी बात की थी। अब यहाँ पे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। ये सारे डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट हैं और इसमें से कौन है, उन्होंने क्या क्वाइन किया, जैसे कि एजी फ्रैंक ने जो है डेवलपमेंट, ये सब पढ़ लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड? कौन सा रिट इशू किया जाता है जब किसी आदमी को बंधक बना लिया जाता है, उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट कौन सा जो है रिट इशू करती है? उस रिट का नाम है हैबिया कॉर्पस, मतलब प्रोड्यूस द बॉडी। जो कुओ वारंटो है वो रिट जो है, रिट मतलब ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, कुओ वारंटो उसको इशू किया जाता है उस अधिकारी को जो अवैध रूप से किसी कुर्सी पे कब्जा जमाए हुए। उससे पूछा जाता है कि आपका क्या अधिकार है कि तुम इस कुर्सी पे बैठे हो। प्रोहिबिशन और सर्ट्यूरी जो है वो हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या हायर ऑफिस, लोअर ऑफिस पे लागू होता है। जहां प्रोहिबिशन में रोक दिया जाता है कोई एक्शन लेने से, सर्ट्यूरी में जो है हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से केस को अपने यहाँ मंगवा लेती है या करेक्ट करती है। 36 नंबर देखिए, इसके अलावा एक और रिट है जो मंडुमस है। मंडुमस मतलब वी कमांड, मतलब तुम ऐसा करो, जैसे नाली साफ करो। जब जब कोर्ट एग्जीक्यूटिव को एज पर लॉ एक्ट करने के लिए आदेश देती है उसको मंडुमस बोलते हैं। Which one of the following article of the Constitution of India deals with abolition of untouchability? अभी सब आर्टिकल को जान लीजिए। ये इसका सही आंसर आर्टिकल 17, एबोलिशन मतलब अनटचेबिलिटी को गैर कानूनी करार दिया गया था इस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 16 जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगी, ये है। आर्टिकल 18 है टाइटल को एबोलिश कर दिया गया, कोई राजा महाराजा इस टाइप के टाइटल राय सब नहीं होगा। आर्टिकल 13 है कि कोई भी एक्ट यदि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा तो उसको जो है डस्टबिन में डाल देगी, मतलब उसको नल एंड वाइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट। इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 13.2 के तहत इंडिया में सुप्रीम कोर्ट अपने लिए जुडिशियल रिव्यू का पावर गेन करती है। Who among the following was not the part of, मतलब इसमें से कौन जो है वो ओलिगार्ची का पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज पर ग्रैनविल ऑस्टिन? देखिए ग्रैनविल ऑस्टिन ने 2 बुक लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, दोनों एक महान ग्रंथ मानी जाती है। उसमें से जो पहला बुक है जो 1960s में लिखी गई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ये तो एक ऐसा ग्रंथ है कि इसको जजेज भी पढ़ते हैं समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को, यदि वो कंफ्यूज होते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ओलिगार्ची थी। ओलिगार्ची क्या होता है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वेल्दी, इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल ग्रुप जो कि शासन करता है। तो वो उनका कहना था कि वो जो ओलिगार्ची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही सारे डिसीजन लेती है। उसमें कौन कौन थे? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसमें अंबेडकर नहीं थे, इसलिए सही आंसर हो गया अंबेडकर। Who among the following appoints the chairman of the Public Accounts Committee? ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए। इस तरह के सारे अपॉइंटमेंट जो होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो स्पीकर करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं बाय कन्वेंशन, मतलब एक परंपरा है कि वो अपोजिशन पार्टी के लीडर को दिया जाता है, ये एक परंपरा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज इंटीग्रल टू मार्क्सिज्म? तो यहां देखिए ऑल ऑफ द अबव है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? ऑल ऑफ द अबव हो तो वही सही होगा, और यही सही है। आप इसको पढ़ लीजिए, बाकी ये सब इंटीग्रल हैं टू मार्क्सिज्म। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इकोफेमिनिज्म? अब ये क्वेश्चन ना आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप वंदना शिवा का नाम मत भूलिएगा। इकोफेमिनिज्म, इकोफेमिनिज्म क्या है? बेसिकली फेमिनिज्म का वो स्ट्रैंड है जिसमें कि वो इकोलॉजी से अपने को जोड़ते हैं। वुमेन कहती हैं कि जैसे मदर अर्थ है
उसी तरह से वुमेन है। जैसे मदर अर्थ जो है पैदा करती है, नर्चर करती है, सेवा करती है, सबको सहती है, उसी तरह से वुमेन जो है पैदा करती है, नर्चर करती है, सहती है। तो मैन जो है जिस तरह नेचर को नष्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं, उसी तरह वो औरतों पर वायलेंस करते हैं। इस टाइप की जो थॉट है, मदर नेचर से जोड़ना और फेमिनिज्म को इकोलॉजी से जोड़ना, ये इको फेमिनिज्म है। वंदना सिवा, इनके बुक को भी देख लीजिएगा, पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म ऑफ मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ ने 6 जो है प्रिंसिपल दिए पॉलिटिकल रियलिज्म के, उसमें से आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसमें से ये तो बिल्कुल उल्टा था। एब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स, नो, कैन नॉट बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स। और बाकी जो है उसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 18 अप्रैल अभी जस्ट बीता है, 18 अप्रैल किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, याद कर लीजिए, ये सब तो जस्ट मेमोरी बेस्ड है। 46 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। अब्राहम मैस्लो जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि ह्यूमन जो है जनरली एक हिरार्की ऑफ नीड पे चढ़ता है। मतलब जब एक नीड उसकी पूरी होती है, जो सबसे सबसे पहली नीड होती है, तब फिर वो दूसरी नीड पे जाता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे। पहला नीड जो है फिजियोलॉजिकल नीड है। मतलब फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी, कपड़ा और मकान की। यदि वो नहीं है तो ऊपर के नीड से उसको कोई मतलब नहीं है। जब वो प्राप्त हो जाता है तो आदमी जो है वो सेफ्टी की नीड उसको आती है। फिर वो भी यदि प्राप्त हो जाए तो सोशल बिलोंगिंगनेस एंड लव, कि हमको कोई चाहे, हमें कोई रिकॉग्निशन दे, मतलब सोशल जो एक रिकॉग्निशन होती है उसकी चाहत आती है, ये थर्ड है। फिर यदि वो भी मिल जाए तो सेल्फ स्टीम की जो है नीड हो जाती है, कि हमारा जो वजूद है उसको लोग पहचाने कि हाँ हम भी कुछ हैं। और यदि वो भी हो जाए तो फाइनली जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, सेल्फ रियलाइजेशन, की हम क्यों आए इस अर्थ पे और हमारा क्या पर्पस है, लाइक दैट, वो हायर। जैसे यदि आप देखें तो नारायण मूर्ति जो है, बिल गेट्स जो है, वो अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में पहुंच चुके हैं। वो ये कंटेम्पलेट करते हैं कि हम इस अर्थ पे क्यों आए हैं। और यदि आप एक गरीब आदमी को देखिए जो कि दिन में मजदूरी करता है और रात में बेचारा सोता है खुले आसमान में, तो वो अभी फिजियोलॉजिकल नीड के स्टेज में है। अब्राहम मैस्लो, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये है, यही यही नीड का हिरार्की है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट। तो ये आप इस बुक को कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि यही वो बुक है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। उसके बाद तो बहुत लंबा सा नाम है, याद कर लीजिए, ये ऑसबॉर्न और गैबल्टेड का, जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लाने में जिसने एक बहुत बड़ा काम किया, एनपीएम। तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर। मतलब गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। व्हाट इज वॉशिंगटन कंसेंसस? ये आपको पता है क्या है? ये बेसिकली न्यू लिबरलिज्म जो पूरी दुनिया में अभी छाया है, जिसको कि हम ग्लोबलाइजेशन का दौर कहते हैं, उस पर एक अमेरिका में एक कंसेंसस बनी कि कैसे वर्ल्ड का इकोनॉमी को गाइड करना चाहिए, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कम्युनिज्म ढह गया। तो ये एक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट थी, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन 3 इसमें पार्टी थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, उनके बीच में कंसेंसस बना कि 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट है जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया में जो है वो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम लाना चाहिए। उसको लाने के लिए आईएमएफ ने हर कंट्री में जो नहीं इससे ट्यून थे, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम चलाया। और इंडिया भी उसका एक तरह से पार्ट बना। जब हम 1991 में डिफॉल्ट कर रहे थे, जैसे श्रीलंका कर रही है, तो आईएमएफ ने कहा कि आपको हम तभी बचाएंगे जब आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में भाग लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को कम खर्चा करना है, फिजिकल डेफिसिट कम करनी है, इन्फ्लेशन को कम रखना है, और बहुत सारा मार्केट को प्रेशर देना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन को कम करना है, प्राइवेट पार्टी को आगे आने देना है, लिबरलाइजेशन करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, ग्लोबलाइजेशन करनी है, एलपीजी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे 10 पॉइंट गाइडलाइन फॉर इकोनॉमिक, सॉरी ये नहीं है, द 10 पॉइंट नियो लिबरल गाइडलाइन फॉर प्रोग्रेस, ओह नो नो नो, द 10 पॉइंट गाइडलाइन टू लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, यस, ये है बी। Who among the following coined the acronym POST-CORP? ये तो लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान, आपको पता है इसका आंसर है लुथर गुलिक। उन्होंने एक बुक लिखा था, द पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स ये उनके द्वारा एडिटेड था, इसमें बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के इसमें एसे हैं, उसमें उनके एडिटर ये हैं। उसमें उन्होंने POST-CORP दिया था, ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रिंसिपल की, उसमें मैनेजर क्या क्या करते हैं, और उसका जो फुल फॉर्म है वो ये है,
यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग। इसको आप बिल्कुल याद करके जाइए एग्जाम में, बिना इसको याद किए आप नहीं जा सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अभी हमने देखा कि गैब्रियल एंड ऑसबॉर्न की जो बुक थी एनपीएम, इसमें आप देखेंगे सिटीजन आर नॉट व्यूड एज कस्टमर, आर व्यूड एज कस्टमर, इसको नॉट काट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट व्यूड एज पब्लिक मैनेजर, दे आर व्यूड एज पब्लिक मैनेजर। एनपीएम इज बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, नन ऑफ द अबव, इसलिए इसमें से कोई भी सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस तरह का इंग्लिश का खेल, नन ऑफ द अबव। इसका मतलब कि ये सारे जो हैं फॉल्स हैं। Politics has to do with expression of the state will, while administration has to do with the execution of these policies. Who said this? ये कहने वाले जो हैं विड्रो विल्सन थे, जिन्होंने एक तरह से एकेडमिक जो डिसिप्लिन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी शुरुआत की अपने इस बुक से। किस बुक से? ये बुक देखिए, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1887 में उन्होंने आर्टिकल लिखा और इसी से शुरुआत हुई पढ़ाई की अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, वो एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट का विल है। स्टेट जो कि पीपल को रिप्रेजेंट करती है, पॉलिटिकल कम्युनिटी का, उसका विल जो है वो पॉलिटिक्स है। और एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा जो भी वो विल है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसमें नाक नहीं घुसेड़ना, मतलब पॉलिसी नहीं बनाना है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। इसको कहा गया पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। बाद में कुछ साल बाद, 13 साल बाद, आप देख सकते हैं 1900 में फ्रैंक जॉनसन गुडनॉ ने एक बुक लिखा पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने इस डायकोटमी को और खाई को चौड़ा कर दिया और बहुत साल लगे इस खाई को भरने में। आज के जमाने में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी खत्म हो गई है। अब माना जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिसी बनाएगी भी और उसको इंप्लीमेंट भी करेगी। सो ब्यूरोक्रेसी काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो गई है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज। ये तो एकदम एक लड्डू क्वेश्चन है, आप जानते हैं, ये है एल्सन मायो। अब एल्सन मायो को आप हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट के द्वारा जानते हैं और उसमें जो 4 एक्सपेरिमेंट हुए थे उसको भी थोड़ा ध्यान में ले आइए। उसमें जो उन्होंने टर्म जो क्वाइन किए थे, स्क्विलर, रेट बस्टर, चिजलर, वो सबको भी ध्यान में ले आइए। बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट किस साल हुआ था, ये सब भी सोच लीजिए। सब रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछा था, लेट 1920s में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये तो ऑल ऑफ द अबव है, तो आपको यही सही होगा और यही सही है भी। अब आप पढ़ लीजिए, बस पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर अगेन ऑल ऑफ द अबव है, यही सही है, पढ़ लीजिए। ये सबको बिना पढ़े हुए मत जाइएगा, मैं आपको समय बचाने के लिए कह रहा हूं और ये भी इंफेसाइज करने के लिए कैसे ऑल ऑफ द अबव आपकी जान बचाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वही सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। इसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये अब रिलेवेंट नहीं है, सब पूछा नहीं जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में नेट पे जाके पढ़ लीजिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन का नोट बना लीजिए। द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगेन ऑल ऑफ द अबव है, पढ़ लीजिए इसको। 2015 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो COP21 हुआ था 2015 में पेरिस में, उसमें ग्लोबल वार्मिंग को कितना डिग्री टेम्परेचर से रोकने की बात की गई थी। मतलब जब प्री इंडस्ट्रियल एज से की तुलना में ये कहा गया कि 2 डिग्री से अधिक टेम्परेचर को नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो हैवोक आ जाएगा। बाद में उसको रिवाइज करके कहा गया कि अच्छा होगा कि 1.5 डिग्री से अधिक ना बढ़ने दिया जाए, तो लेस देन 2 डिग्री। COP21 जो है क्या है, 21वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी। मैंने परसों भी आपको बताया कि कॉप क्या होता है। कॉप जो है 1992 में रियो समिट हुई थी, रियो डी जेनरो में। इसमें बना था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFFC। एजेंडा 21 भी बना था। UNFCCC के जो पार्टी थे साइनिंग, उसको पार्टीज कहा गया। उनकी हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, COP अभी तक 26 हो चुकी है। उसमें से जो थर्ड जो COP था उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं 1997 में, जिसमें कि बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग जो है रिडक्शन टारगेट जो है दिया गया था डेवलप्ड नेशन को CHG मिशन का। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में तो 12 बज गए, हुआ नहीं। तो बाद में फिर जो 21 कॉप हुआ पेरिस में, उसमें NDC का कॉन्सेप्ट आया, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। मतलब अब वॉलंटरी हो गया है, आप जितना कम कर सकें CHG।
58 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या था? इसको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट भी बोलते हैं। कंटेनमेंट मतलब रोकना, कंटेनमेंट, सॉरी कंटेनमेंट मतलब कंटेन करना। किसको कंटेन करना था? जो यूएसएसआर का जो उस समय में प्रचार प्रसार था, या कहिए इन्फ्लुएंस था कम्युनिज्म का पूरी दुनिया में। मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म फैल रहा था। इंडिया में भी बहुत आया था, अफ्रीका में तो कई कंट्री में, इवन अमेरिका के बगल में जो छोटा सा क्यूबा है, वहां पे फिडेल कैस्ट्रो ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना कर दी। तो उसको रोकने के लिए जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ट्रूमैन जो उसके प्रेसिडेंट थे, वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन लेकर के आए। तो इस डॉक्ट्राइन के तहत जो है ये तीनों ही चीजें सही हैं। आप पढ़ लीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव, अगेन ऑल ऑफ द अबव ही सही है इसमें। 53 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटाइज स्टेट। फिर इसको मैं छोड़ रहा हूं, ये अब कोई रिलेवेंट नहीं है, और ये कोई बहुत इस पे एका है भी नहीं कि उस समय में 2015 में कौन था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अगेन जो है ऑल ऑफ द अबव इसका सही है, पढ़ लीजिए। स्टार्टअप इंडिया क्या होता है? मतलब यदि यदि आप एक कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम आप मतलब कोई कर रहा है, उस तरह का बिजनेस स्टार्टअप कहते हैं। मतलब कि कोई स्टैब्लिश बिजनेस नहीं, और स्टैब्लिश डोमेन में भी नहीं। जैसे उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी सब स्टार्टअप हैं। मतलब इवन बड़े बड़े अन अकेडमी एंड बाईजू सब स्टार्टअप हैं, एक अलग तरह के बिजनेस मॉडल। तो उसके लिए काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटी देती है। ये तीनों फैसिलिटी पढ़ लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑक्युपाइड बाई इजराइल इन अरब इजराइल वॉर। मैंने यहाँ पे तो नहीं दिया है, लेकिन अपने गाइड में मैंने अरब इजराइल की जो 6 वॉर हुई हैं उन सबको दिया है। उसमें एक जो 1967 में वॉर हुई थी, उसको 6 डे वॉर कहते हैं। इस वॉर में इसराइल ने वेस्ट बैंक हड़प लिया था, जॉर्डन से गाजा स्ट्रिप हड़प लिया था, इजिप्ट से गोलन हाइट हड़प लिया था, सीरिया से डमास्कस तो नहीं हरका था, ये सीरिया की राजधानी। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजोमनी एसोसिएटेड विद, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? लड्डू क्वेश्चन। आपको पता है ये एंटोनियो ग्रामेस्ची से रिलेटेड है। एंटोनियो ग्रामेस्ची इटली के एक मार्क्सिस्ट विचारधारा के थिंकर थे, जिनको मुसोलिनी ने जो है जेल में बंद कर दिया था। तो उन्होंने वहां पे बुक लिखा था, प्रिजन नोटबुक, 1920s में, 28 सब में लिखा था, बहुत बाद में वो पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने हेजमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। हेजमनी उनका ये कहना था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास जो रूल करती है वर्किंग क्लास पे, वो केवल इकोनॉमिक रूल नहीं है, जो मार्क्स कहते थे कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे या मींस ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा करेगा वही रूल करेगा। नो, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है, और वो सिविल सोसाइटी में लड़ी जाती है, जो कि सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और वहां पे मीडिया, स्टोरी टेलिंग, प्रोपेगेंडा वॉर और नॉवेल और पब्लिक ओपिनियन, और इन सब के थ्रू जो है एक ऐसा आडंबर बुना जाता है आइडियोलॉजी का, जिससे कि जो वर्किंग क्लास है वो सोचती है कि जो डोमिनेंट क्लास है कैपिटलिस्ट, वो हमारे सैवियर हैं, वही हमको बचा रहे हैं। और इस आइडियोलॉजी के तहत जो है वो अपना हेजोमनी स्टैब्लिश करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास पे, और बिना किसी वायलेंस के दशकों और सैकड़ों सालों तक जो है उस पर वो डोमिनेंस बनाए रख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये मैंने परसों भी आपको बताया है। अलेक्जेंडर वेंट और निकोलस ओनेफ, इन दोनों को याद कर लीजिए। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ भी कोई भी आइडेंटिटी जो है वो गिवन नहीं है। सब जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। सोशल कंस्ट्रक्शन मतलब जो सोसाइटी जिस तरह से कि जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, कोई गिवन फैक्ट ऑफ द नेचर नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो इसी तरह से जो इमेज एक स्टेट का बनता है, जो आइडेंटिटी बनती है, जो फिनोमेना बनता है, सब सोशल कंस्ट्रक्शन है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2011-12, इसको तो चलिए क्या अब उस समय का डिस्कस करना है, लेकिन अभी जो है अभी इंडिया में तकरीबन जो है 7% कहा जा रहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। इस पे भी काफी विवाद है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, आईएमएफ की, उसमें कहा गया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में काफी कम कर दी गई है। काफी इस पे अभी कोई एका नहीं है इस डेटा पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ सोशल, चलिए ये तो मैंने हम लोगों ने कर लिया है। गुड गवर्नेंस इंप्लाइज, गुड गवर्नेंस के बारे में चलिए इस क्वेश्चन को भी होल्ड कर लीजिए। देखिए, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 1992 से आई। इसका जो मेन फीचर है, पहले गवर्नेंस समझिए। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में फर्क है। गवर्नेंस ये है कि किस तरीके से एक कंट्री अपने सोशल अरेंजमेंट, अपने रिसोर्सेज,
अपनी समस्याओं को मैनेज करती है, डिसीजन लेती है? क्या केवल गवर्नमेंट ऐसा करती है कि उसमें जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, सिविल सोसाइटी हैं, जो पब्लिक ओपिनियन लीडर्स हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, क्या सबको साथ लेके चलती है? क्या वो स्टाइल हेजोमनिक है, मतलब स्टेट जो चाहे वो करती है, या वो थोड़ा टॉलरेंट है? मतलब क्या स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज एंड कंट्रीज इकोनॉमिक अरेंजमेंट या सोशियो अरेंजमेंट कैसे करती है, वो स्टाइल को गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस में निहित होता है कि गवर्नमेंट मिल करके नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के साथ या पीपल के साथ मिल करके गवर्नेंस करती है। गुड गवर्नेंस वो है जो अच्छा गवर्नेंस है, जिसमें कि पार्टिसिपेशन है, रूल ऑफ लॉ है, ट्रांसपेरेंसी है, ओपननेस है, रिस्पॉन्सिवनेस है, कंसेंसस ओरिएंटेड है, मतलब कंट्राडिक्स इसको आप कह सकते हैं, ये नहीं है, मतलब स्ट्रैंजनमेंट नहीं है, मतलब कि झगड़ा करके नहीं, कंसेंसस मतलब डिवाइड करके नहीं, डिवाइड एंड रूल नहीं है, सोशल इक्विटी है, सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास है, इंक्लूसिवनेस है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव है। गुड गवर्नेंस डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को, ईसा मसीह का जन्म दिवस है। उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका भी जन्म दिवस है। और अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 20 से 25 दिसंबर, डेट देख लीजिएगा, उसको गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाएगा। सो गुड गवर्नेंस इंप्लाइज अगेन ऑल ऑफ द अबव, तीनों हैं इसमें, आप यहां देख सकते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मायने क्या होता है? बहुत सिंपल है, आप चारों को पढ़ेंगे तो सोसाइटी जो कि सर्विस इंडस्ट्री में बेस्ड है, मतलब इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग से आगे निकल गई है। अभी तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के आप तो नॉलेज सोसाइटी हो गई, जो इंफॉर्मेशन एज पे आधारित है, मतलब आईसीटी पे आधारित है, जो जिस एज में हम जी रहे हैं, अब वो सर्विस से भी आगे निकल गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल, सोशल, अभी देखिए यहाँ दिया तो आंसर ये है, बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, नेटवर्क नॉर्म्स एंड ट्रस्ट अमंग पीपल दैट लीड टू सोशल कोहेशन। देखिए सोशल कैपिटल क्या है? कैपिटल कुछ भी होता है जो पूंजी होती है, जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप और कमा सकते हैं। सोशल कैपिटल किसी भी व्यक्ति का या किसी ग्रुप का, किसी नेशन का क्या है? जैसे एक आदमी है, वो इतना वेल कनेक्टेड है कि उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके हर जगह दोस्त मौजूद हैं, तो ये उसका सोशल नेटवर्क है, ये उसकी सोशल कैपिटल है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको देने वाले बहुत सारे थिंकर हैं, उसमें से फ्रेंच जो हैं पियरे बॉडो हैं, रॉबर्ट पटनम हैं, जेम्स कॉलेमैन हैं, और इसके क्रिटिक जो हैं जॉन हैरिस रहे हैं। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये कई इंट्रेंस टेस्ट में इस तरह का पूछा गया है, डीयूटी जेएनयू में, कि इसमें से कौन कौन सोशल कैपिटल के प्रोपोनेंट हैं। उसमें जॉन हैरिस का भी नाम दे दिया था, उसको आपको हटा देना है। एजेंडा 21 क्या है? तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। एजेंडा 21 आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि रियो समिट 1992 में हुई थी। वहां पे यूएन जो जो मेंबर थे उनके लिए एक्शन प्लान बनाया गया था कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वो क्या करेंगे, उसको एजेंडा 21 कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 21st सेंचुरी आने वाला था, तो एजेंडा 21। ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इसी नाम का जो है 1978 में एडवर्ड सेड, जो इजिप्ट के थे, उन्होंने बुक लिखा ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म में उन्होंने क्या कहा, एक लाइन में दी कही है, तो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न थिंकर हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ईस्टर्न या ओरिएंटल कल्चर, लिटरेचर, सिविलाइजेशन की स्टडी इसलिए नहीं करते कि वो जान पाएं कि ओरिएंटल कल्चर कैसा है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो हायरार्किकली हमारे कल्चर को, मतलब ओरिएंटल कल्चर को, ऑक्सीडेंटल मतलब वेस्टर्न कल्चर के नीचे रखें और हमें नीचा दिखाएं। ये उनका कॉन्सेप्ट था। इट इज ए काइंड ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म या हेजेमनी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड ओवर ईस्टर्न वर्ल्ड। द टर्म इंतफादा मीन्स, ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। इंतफादा एक तरह का अपराइजिंग है, रिवोल्यूशन है, जो कि फिलिस्तीनी लोगों ने अपने स्टेट को इसराइल से प्राप्त करने के लिए इंतिफादा किया। द नोशन ऑफ स्मार्ट पावर कनोट्स, स्मार्ट पावर जो है ये जोसेफ नोए, जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस देने वाले थिंकर हैं विथ रॉबर्ट कोहेन, उन्होंने एक बुक लिखा था सॉफ्ट पावर, और ये बहुत पूछा जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा था कि सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर मिलके स्मार्ट पावर बनता है, द ब्लेंड ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर क्या है, मैंने परसों भी कहा था, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसका योगा, कल्चर, एंशियंट कल्चर, सिविलाइजेशन, फिलोसफिकल जो हमारी ट्रेजर है, और बॉलीवुड, इस टाइप का जो चीज है। अमेरिका की जैसे ब्लू जीन्स, अमेरिकन लाइफ स्टाइल, उसका जो फूड, पिज्जा हट एंड बर्गर एंड ऑल, ये सब उसके सॉफ्ट पावर है। हॉलीवुड एंड ऑल, नेटफ्लिक्स भी अब उसमें जुड़ सकता है।
एजेंडा 21 हम लोगों ने कर लिया, द यूएन प्रोग्राम है। सिविक नेशनलिज्म मीन्स, इससे पहले जो है एक बुक का नाम देखिए, द सिविक कल्चर, 1963 की बुक है, गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी बर्वा। इसको भूल के आप एग्जाम में नहीं जा सकते पीजी एंट्रेंस टेस्ट में। इस बुक में उन्होंने 5 कंट्री का, इन दोनों ऑथर ने अध्ययन किया, एक ऑब्जेक्टिव एंड इंपेरिकल स्टडी, और उसके बेसिस पे इन 5 कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर को एनालाइज करके उन्होंने 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर को दिया था, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर। तो वहां पे सिविक नेशनलिज्म या सिविक कल्चर का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि कोई एक धर्म, जाति या लैंग्वेज, इस सब पे बेस्ड जो है अटैचमेंट ना हो करके पॉलिटिकल कम्युनिटी है जो इक्वल सिटीजनशिप रखता है, मतलब हर जो सिटीजन है वो अपने को इक्वल समझता है, और वहां पे जो रेस्पेक्ट है, टॉलरेंस है कल्चरल डाइवर्सिटी का, वो ये मानते हुए भी कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट हैं, या इस रीजन के हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र के एक इक्वल मेंबर हैं, और हमको इक्वल हक है, इक्वल इज्जत है, और सब मिलके हम आगे बढ़ेंगे। इसको सिविक नेशनलिज्म कहते हैं। मतलब जब आप ऊपर उठ जाते हैं अपने जातिगत या प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी से, जो बर्थ से मिलता है, तो आप एक हायर आइडेंटिटी को एक्वायर करते हैं, दैट इज सिविक कल्चर और सिविक नेशनलिज्म। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट, ये बुक किसने लिखा है? इस बुक का पूरा नाम देखिए, बहुत लंबा सा नाम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया, 1988 की बुक है ये नाम तो चलिए कोई ज्यादा याद नहीं, लेकिन नोएम चोम्स्की को याद रखिए। ये एक तरह के क्रिटिक हैं, अमेरिका में रहते हुए अमेरिकन कैपिटलिज्म के बहुत बड़े क्रिटिक, लेकिन अमेरिका चूंकि ओपन सोसाइटी है इसलिए इनको सहता है। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मतलब सहमति, मतलब सहमति का निर्माण, मैन्युफैक्चर करना। ये बेसिकली इस बुक में वो क्या कहते हैं नोम चोम्स्की, वो कहते हैं कि अभी का जो समाज है अमेरिका का, उसमें प्रोपेगेंडा जो मीडिया हाउस द्वारा क्रिएट किया जाता है, उससे जनता में एक सहमति पैदा की जाती है, उसको क्रिएट किया जाता है, और वो किसके लिए किया जाता है? जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। इंडिया में भी कई लोग कहते हैं ये अभी हो रहा है। द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर कौन है? ये थ्यूसिडाइडस हैं, और इसमें उन्होंने जो है मेलियन डायलॉग जो लिखा था, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है समझने के लिए कि रियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए इनको क्लासिकल रियलिज्म का जनक भी कहा जाता है। इनलाइटनमेंट क्या था? मैंने एक पूरा वीडियो लेक्चर इस पे बनाया है। अगेन यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव है, तो तीनों ही है। बिलीफ इन रीजन एंड प्रोग्रेस अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, बिना इसको पढ़े हुए आगे मत बढ़िएगा। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस किसने दिया था? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके कि कंप्लीट हुए हुए कोई पीआईक्यू होता नहीं है। ये सैमुअल हटिंगटन ने दिया था। इसमें उनका कहना था कि अब जबकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, तो जो नेशन के बीच में लड़ाई नहीं होगी, अब ये सिविलाइजेशन के बीच की लड़ाई होगी। और जब 9/11 हुआ तो कई लोगों ने कहा कि उनका जो जो प्रोफेसी था वो सही निकला, लेकिन ईरान के एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये वाला पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट थे मोहम्मद खातामी, उन्होंने कहा नहीं, हटिंगटन ने गलत कहा है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन होना ये चाहिए, डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन होना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये थेसिस दिया, डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन बन जाता है कि हु गेव द थेसिस ऑफ डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन? तो मोहम्मद खातामी। एशियन वैल्यू एज एन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न कल्चर वाज एडवोकेटेड बाय। अब देखिए, इससे पहले कि इन्होंने किसने दिया एशियन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? एक समय 1990s में वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा छा गया था, जबकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, कम्युनिज्म सोशलिज्म ढह गया था, एंड ऑफ द हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुआमा ने डिक्लेयर कर दिया था। वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता था कि लिबरल डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट एंड कैपिटलिज्म, नियो लिबरलिज्म, पूरी दुनिया में हम छा जाएंगे इसके थ्रू जो है, और हमारा जो कल्चरल आइडियोलॉजिकल विक्ट्री हो गया। अब वो एशियन कंट्री को भी इस तरह से गाइड करने लगे। वहां पे जो एशियन टाइगर कंट्री थे, लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, उन लोगों ने एक रजिस्ट किया इसको। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने अलग वैल्यू से चलेंगे और फिर भी आपके जैसा ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेंगे। हमारी वैल्यूज अलग हैं। क्या वैल्यूज हैं हमारी? हमारी वैल्यूज जो हैं, अब यहाँ पे मैंने लिखा था, मुझे देखना होगा कहाँ पे, तो वो वैल्यूज जो हैं वो हार्मनी पे है, टॉलरेंस पे है, हम फैमिली और
कम्युनिटेरियन फीलिंग रखते हैं, इंडिविजुअलिज्म नहीं रखते हैं, हम सेक्रीफाइस पे बेस्ड हैं, हम ज़्यादा फिलोसफिकल हैं, हम बहुत मेटेरियलिस्टिक नहीं है, हमारा वो वैल्यू है। और जो आप जो इस तरह से कहते हो कि हमारा जो कल्चर है, सिविलाइजेशन, वो पूरी दुनिया में फैल जाए, वो गलत है, हम अलग वैल्यू लेके चलते हैं। ये कहने वाले थे महातिर मोहम्मद मलेशिया के, और जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे ली कुआन यू। इन दोनों को आप याद कर लीजिए। यहाँ पे एक द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? तो उस समय में जो भी थे, लेकिन अभी जो है उस समय मिस्टर शायद पानी ग्रह होंगे, अभी जो है डॉक्टर राजीव कुमार हैं, तो अभी याद कर लीजिए वाइस चेयरमैन। द की विजन एरियाज ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कंप्राइजेस। डिजिटल इंडिया क्या है? मतलब जैसे कि डिजी लॉकर है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट है, डिजिटाइजेशन है, ब्रॉडबैंड है, ऑल, मतलब कि गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का एक तरह से और ज्यादा प्रचार प्रसार। तो ये ऑल ऑफ द भी सही है, इसमें तीनों पढ़ लीजिएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। द ऑथर ऑफ कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई ऑर्बिट क्वेश्चन नहीं है। इस बुक के बारे में भी आपको जानना चाहिए क्या कहा है। थॉमस पिकेटी ने लिखा है, सॉरी यहाँ पे कटकुट गया है, इस बुक के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइवट टू एशिया, ये किस कंट्री का एक स्ट्रेटजिक डॉक्ट्राइन था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि यूएसए है, लेकिन ये था क्या और किस प्रेसिडेंट के टाइम में होता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट, और ये डॉक्ट्राइन जो था ना, वो ये था कि एशिया पैसिफिक पे हमें नजर देनी चाहिए। चाइना इतना तेजी से उभर रहा है, तो हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, यूरोप की तरफ केवल नहीं देखना चाहिए। तो ये डॉक्ट्राइन जो थी वो पाइवट टू एशिया का गया, मतलब क्या, एशिया पे नजर रखो। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया का क्या है? तो इंडिया का, जैसे कि पाकिस्तान का आईएसआई है, यूएसए का एफबीआई है, केजीबी है रूस का, मोसाद है इजराइल का, उसी तरह से इंडिया का ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल, अभी तो उस समय का है, लेकिन अभी भी वही है, महबूबा मुफ्ती, अभी भी वो हैं। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले बता दिया था, सीबी मैकफर्सन। बेसिकली वो क्या कहते हैं, उन्होंने बुक भी लिखा था जिसमें कि उन्होंने जॉन लॉक और हॉब्स को जो है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का पितामह करार दिया था। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद का एक निगेटिव रूप है, जिसमें कि व्यक्ति जो है वो अधिक से अधिक अपना बटोरना, पोजेसिव मेटेरियलिस्टिक पोजेशन, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हो, उसकी भूख की कोई सीमा नहीं है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने में ही मतलब कितना ज्यादा ले ले। तो हर व्यक्ति यदि ऐसा सोचेगा तो समाज का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, इस बात पे है। तो वो एक तरह से वो एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक है इंडिविजुअलिज्म का। द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट वॉज प्रोपाउंडेड बाई, आपको पता है कि नेचुरल, अभी जस्ट हमने देखा कि नेचुरल राइट को नॉनसेंस ऑन द स्टिल्ट कहा था जेरेमी बेंथम ने। तो नेचुरल राइट के सबसे बड़े प्रोपोनेंट कौन थे? वो थे जॉन लॉक, जिन्होंने क्या 3 राइट कहा कि अनएलिनेबल है, जो कोई छीन नहीं सकता है। वो है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। बाद में जब अमेरिका जो कि लॉक के रास्ते पे चला, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी के राइट को चेंज करके लिखा राइट टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट टू हैप्पीनेस। Who among the following supported negative liberty? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें इसे बर्लिन, क्योंकि जॉन रॉल ये भी पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, टीएच ग्रीन भी। अब यहाँ पे जो है क्यों मैंने मिलिबेंड का दिया है, ये दिया है, ये इसलिए दिया है कि राल्फ मिलिबेंड और पोलिंजा के बीच में जो है एक बहुत फेमस डिबेट हुआ था कैपिटलिस्ट स्टेट का नेचर को लेकर के। तो इसके चलते मैंने यहाँ पे उसको दिया है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। Which one of the following is a banned political party in India? तो इंडिया में जो है ये पार्टी जो है बैंड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट जो है, इसको बैन किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज वोट शेयर ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शन कितना था? तो ये 2014 में तो चलिए 31% था, लेकिन अब तो बहुत दूर की बात होगी। 2019 के इलेक्शन में इनको लगभग बीजेपी को 38% वोट था, मतलब 7% वोट जो है 2014 से 2019 में बढ़ गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिटेरियन थिंकर? आप इसमें 3 नाम तो है, इसमें चौथा जोड़ दीजिए, चार्ल्स टेलर का, चार्ल्स टेलर। तो एलिस्टेयर मैकलेंटायर, माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल एंड चार्ल्स टेलर, ये 4 जो हैं लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर हैं अमेरिका के। जॉन रॉल इसमें नहीं है।
प्रिंस किसने लिखा? अभी सब तो लड्डू क्वेश्चन है, आपको पता है निकोलो मैकियावेली ने लिखा है। यहाँ पे उनकी जो दूसरी बुक है डिस्कोर्स, उसको भी याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने प्रिंस में तो उन्होंने मोनार्की के बारे में लिखा है, जबकि डिस्कोर्स में उन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखा है, जो कि मैकियावेली के अनुसार मोनार्की से बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट मॉडर्न थिंकर? तो इसमें तो आप पता है जॉन रॉल पोस्ट मॉडर्न नहीं है, फोको, दरिदा, लॉयटार्ड ये सब हैं। तो आप और भी इसमें नाम जोड़ सकते हैं, गाइड में आप देख सकते हैं, मेरे गाइड में। द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म किसने प्रोपाउंड किया? तो ये करने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर, और इनको इसलिए भी याद रखिए कि इन्होंने ही ये फ्रेज कॉइन किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हम लोग इतना यूज करते हैं। हम कई लोग कहते हैं कि डार्विन ने कहा था, नहीं, इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। सोशल डार्विनिज्म क्या है? जैसे डार्विन की थ्योरी कहती है कि नेचर जो है वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लेता है, जो अनफिट होता है वो मर जाता है, क्योंकि वो अपना प्रोजिनी या बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। उसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समाज में जो व्यक्ति सोशल रूप से फिट है, मतलब जो इकोनॉमिकली कमा सकता है, जो शरीर से मजबूत है, जो बुद्धि से है, वही जो है समाज उसको जो है चुन लेती है, क्योंकि वही आगे समाज में बढ़ता है, उसी के बच्चे होते हैं, और जो अनफिट होते हैं वो मतलब खत्म हो जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है, और जो इंडिविजुअल है उसके लिम्स हाथ पैर जैसे हैं। तो ये थ्योरी देने वाले बहुत लोग थे, जैसे कि पहले के जमाने में शुरू में जो है इवन एरिस्टोटल जो है इंटीग्रल व्यू बोलते हैं, या नेचुरल व्यू, ऑर्गेनिक व्यू। लेकिन बाद में मॉडर्न जमाने में हेगल जो है वो ऑर्गेनिक व्यू के बहुत बड़े प्रोपोनेंट है, जिन्होंने कि स्टेट को जो है मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ कह दिया, कहा कि वो गॉड का रूप है अर्थ पे स्टेट जो है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडिकल फेमिनिस्ट? तो इसमें तो देखिए कैट मिलेट और सोलमिथ, फायरस्टोन, ये सब रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, सेकंड जनरेशन फेमिनिज्म कहते हैं। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट नहीं है, लेकिन मेरे विचार से मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट को मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ा भी है, वो बहुत ज्यादा रेडिकल अपने व्यू में थी, लेकिन चलिए ठीक है। Who among the following developed structural functional approach to politics? ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, आपको पता है, ये गैब्रियल आलमंड है एक नाम जो इसमें आएगा। वैसे इन्होंने बिंगम पावल के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया था, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को, जो बेसिकली बेस्ड था डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच पे। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए डिपेंडेंस थ्योरी? अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने सारे लिस्ट दे दिए थे, उसमें से आपने देखा होगा आंड्रे गुंडर फ्रैंक, तो ये तो सबसे बड़े हैं ही। कम्युनलिज्म का मायने क्या होता है? आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आप ये वाला आपको सबसे सही लगेगा कि सर्विंग, देखिए, यूजिंग रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर पॉलिटिकल गेन, ये भी एक है। कम्युनलिज्म का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? जब आप अपने कम्युनिटी को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे कम्युनिटी को अपने से नीचा, और आप कंपीट करते हैं एंटागोनिस्टिक वे में, तो इसको कम्युनलिज्म कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। द चीफ मोडस ऑपरेंडी, मतलब कि चीफ मेथड कल्चरल इंपेरियलिज्म का क्या है? ये क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज का खेल है। ये हेजेमनी है, कल्चरल हेजेमनी, अभी हम लोगों ने देखा ग्राम्स्की का वही है। वो कल्चरल इंपेरियलिज्म क्या है कि अमेरिका जो है अपने आइडियोलॉजी, हॉलीवुड और नेटफ्लिक्स और लाइफ स्टाइल, फेसबुक, ट्विटर, उसके थ्रू जब वो एक जाल बुनता है पूरी दुनिया पे और उसके थ्रू वो शासन करता है, तो वो कल्चरल इंपेरियलिज्म कराती है, और वो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी के थ्रू होती है। हु अमंग द फॉलोइंग फेवर्ड द सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस? आपको पता है कि गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया था ओसनिक सर्कल का, जिसमें एक इंडिविजुअल है, विलेज कम्युनिटी है, इस तरह से आगे बढ़ती है, सभी जो है सेल्फ रिलायंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई हेरार्किकल नहीं है। तो महात्मा गांधी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरिस्ट ऑफ इकोलॉजिज्म? इकोलॉजिज्म, इकोलॉजिज्म का जो थॉट है वो वही है कि इकोलॉजी को बेसिक मतलब मानना, उसी के तरीके से ह्यूमन लाइफ को चेंज करना, जिससे कि वो इन्वायरमेंट के साथ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हुए रह सके। इससे जुड़ी हुई जो एक हाइपोथेसिस है वो है गया हाइपोथेसिस, जो पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि उसको देने वाले कौन है, जेम्स लवलॉक हैं। गया हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग के साथ अर्थ पे जो है एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं, जिससे कि अर्थ पे जो है लाइफ कंडीशंस जो है लगातार मेंटेन रहती है। तो नॉट यहाँ पे आ रहा है, तो इसे माइकल सैंडल जो कि कम्युनिटेरियन है उसको मार दीजिए। इन तीनों का नाम को याद कर लीजिए, इसमें लवलॉक भी आपको दिख रहे हैं। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इज ए बुक रिटन बाय, तो ठीक है, ये तो आप जानते हैं। सिटीजनशिप पे यदि जब भी आपको
ध्यान आए तो टी एच मार्शल को आप भूल नहीं सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंकर रहे हैं सिटीजनशिप पे मॉडर्न टाइम में, जिसको डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरिस्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैंने इस पे काफी इंफॉर्मेशन दिया। ये 3 बुक आप जरूर याद कर लीजिए। विल कैमेल्का का बुक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, भीखू पारेख जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, उनका बुक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, पूरा नाम भी पढ़ लीजिएगा सभी बुक का, और चार्ल्स टेलर जो कम्युनिटेरियन है, उनका मल्टीकल्चरलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। ये तीनों बुक, तो आप इसमें देखिए चार्ल्स टेलर हैं, कमलका हैं, भीखू पारेख हैं, रॉबर्ट नॉजिक तो आपको पता है कि कम्युनिटेरियन मल्टीकल्चरलिज्म से उनका नाता नहीं है, वो लिबर्टेरियन थिंकर है, आपने देखा उसको। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर जो है वो किस लिस्ट में है? 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में आपको पता है डिवीजन ऑफ पावर है, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट, उसमें ये स्टेट लिस्ट में है। इससे रिलेटेड आपको क्यूरियोसिटी ये जगनी चाहिए कि यदि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है तो सेंटर ने कैसे कृषि कानून बनाया जिसपे इतना हंगामा हुआ? क्योंकि सेंटर ने थोड़ा उस पे जो है मेरे विचार से ठीक नहीं किया, क्योंकि उसमें इंटर स्टेट ट्रेड जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, उसका सहारा लेते हुए इन्होंने एग्रीकल्चर पे एक्ट बना दिया, इसके चलते इतना हंगामा भी हुआ। सो ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। इससे पहले कि आपको थैंक्स बोलूं, इस वीडियो को जरूर 2-3 बार देखिएगा। मैं हड़बड़ी में करता हूं क्योंकि वीडियो को एक लिमिट से अधिक हम नहीं कर सकते, 1 घंटा 10 मिनट वैसे ही हो गया। सो आपको यदि पसंद आया हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैंने आपको हमेशा कहा है 3 गाइड जो है आपके लिए रिलेवेंट हैं, उसमें से पहली गाइड मैंने पिछले साल निकाली थी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाइड, वो इस साल भी उतनी ही रिलेवेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने अपडेट किया है, अपग्रेड किया है आईआर गाइड के फॉर्म में, जो कि कहने को आईआर गाइड है लेकिन उसमें पुरानी गाइड की भी सारी बातें मैंने डाल दी हैं। और थर्ड जो है मॉडल मैंने सेट बनाया है जिसमें कि आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर। इन सब को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे मेल करें, इन मेथड से मुझसे जुड़ें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा या हेल्प करने की कोशिश। ओके, थैंक्स, सी यू अगेन वेरी सुन, बाय।